गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 नवंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एंड हाइड्राइड प्लांट स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर इज बी, हरियाणा में किया जा रहा है भारत का पहला स्किल मालिक एंड हाइड्राइड प्लांट। और आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये प्लांट जो स्थापित किया जा रहा है, ये संयंत्र जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा में अपनी पानीपत रिफाइनरी पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है भारत का पहला मेगा स्किल मालिक एंड हाइड्राइड प्लांट। ठीक है, किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। कहाँ पे? हरियाणा में, जो इसकी पानीपत रिफाइनरी पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए इस संयंत्र को स्थापित करने के पीछे का जो कारण है, जो ज़रूरत है, वो है, अगर आप वर्तमान की स्थिति को देखेंगे तो भारत जो है वो ऊंचे मांग वाले जो रसायन है उनका ज़्यादातर वो आयात करता है। ठीक है, बाहरी देशों पे उसकी काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है। तो इस संयंत्र को स्थापित कर देने के बाद देखा जाए तो उसकी जो आयात की जो निर्भरता है दूसरे देश पे, वो काफ़ी कम हो जाएगी। और इसी के साथ साथ देखा जाए, इस आयात के दौरान जितना जो उसको विदेशी मुद्रा जो खर्च करना पड़ता था, जिसमें से कि अगर लगभग माना जाता है ऐसा कि 150 ठीक है मिलियन USD विदेशी मुद्रा की बचत होगी इस संयंत्र को स्थापित होने के बाद। इस संयंत्र का बचत देख लीजिए, जो बजट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तो वैसे है नहीं, 3681 करोड़ का है। और ये जो प्रस्तावित परियोजना है, अगर इसकी क्षमता देखा जाए तो ये प्रतिवर्ष 1,20,000 टन मालिक एंड हाइड्राइड की क्षमता होगी। ठीक है, इस संयंत्र की। और अगर हम बात करें इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है मालिक का, तो इसका उपयोग देखा जाए तो पॉलिस्टर रेजिन, सतह कोटिंग्स, ठीक है, कोटिंग्स, प्लास्टिसाइजर और एग्रोकेमिकल, उसी के साथ साथ देखा जाए तो स्नेहक योजक जैसे विशेष उत्पादों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ देखा जाए तो ये प्रतिवर्ष ये जो संयंत्र है वो किसका 20,000 टन A4 बूडा नेडियोल का निर्माण करेगी। और इसी के साथ साथ दवा उद्योग में विकास में तेज़ी लाने के लिए लगभग 16,000 टन टेट्राहाइड्रोफुरान का भी ये निर्माण करेगी। ये जो टेट्राहाइड्रोफुरान की हम बात कर रहे हैं, ये जो इसका इस्तेमाल देखा जाए तो व्यापक रूप से जो चिपकने वाले और विनाइल फिल्मों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने संयंत्र के बारे में देखा। आइए थोड़ा हरियाणा के भी बारे में समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब का भी कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़। वर्तमान में इनके CM की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं, इनके मनोहर लाल जो खट्टर हैं वो इसके CM हैं हरियाणा के। ठीक है, और यहाँ के अगर राज्यपाल हैं वो हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय जो हैं यहाँ के CM है। ठीक है, और अभी फ्रेंड हाल ही में हरियाणा के 2 रामसर जो सूची में शामिल हुए स्थल थे, ठीक है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, वो 2 रामसर सूची में शामिल है। कौन सा था? एक तो आपका भिंडावास है वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। आप मुझे बताएंगे कि 2 अन्य, चूंकि रामसर साइट्स में वर्तमान में 46 साइट हो गए और अभी हाल ही में देखा जाए तो 4 को शामिल किया, जिसमें हरियाणा का 2 हमने बता दिया। अब आप मुझे बताएंगे जो अन्य 2 हैं वो किस राज्य से संबंधित है और उन 2 के नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के नारी से खरीदारी अभियान की शुरुआत किया है? फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा। तो करेक्ट आंसर इज ए, फेसबुक के साथ मिलकर के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नारी से खरीदारी अभियान की शुरुआत की है। और इसके बारे में देखा जाए तो ये देखिए मंत्रालय के द्वारा, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है, क्या नाम रखा गया है? चलिए आप बताइए मुझे। ठीक है, फेसबुक के साथ मिलकर के इसकी जो है नारी से खरीदारी अभियान की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वो है कि चूँकि महिला जो है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? आपकी स्मृति ईरानी। इन्होंने वोकल फॉर लोकल के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए हैशटैग खरीदारी, हैशटैग नारी से खरीदारी नामक पहल की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसको? वोकल फॉर लोकल के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं की अगुवाई में चल रहे स्थानीय कारोबार व स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ समझौता किया है? अमेजॉन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट। तो करेक्ट आंसर इज सी, फ्लिपकार्ट के साथ किया है। देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। और अभी हम लोगों ने क्या किया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नारी से खरीदारी अभियान के लिए
फेसबुक के साथ किया है। और यहाँ पे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं की अगुवाई में जो स्थानीय कारोबार चल रहा है, जो स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जो कारोबार किया जा रहा है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है, जिसका कार्यक्रम है, जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत खास तौर से महिलाओं की अगुवाई में जो स्थानीय कारोबार चल रहे हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए जो भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिसका नाम फ्लिपकार्ट है, उसके साथ समझौता किया गया। ठीक है, तो किस योजना के तहत ये देखा जाए तो दीनदयाल अंत्योदय योजना। फ्रेंड, दीनदयाल अंत्योदय जो योजना आई थी वो इसी वर्ष आई थी, 2021 में आई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले नागरिक हैं ना, उनके लिए ये योजना लाई गई थी। इस योजना के तहत देखा जाए तो जो केंद्र सरकार है वो जो ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र में जो गरीब रहते हैं ना, उनकी आय को वृद्धि करने के लिए उनको क्या करेगी, कौशल प्रशिक्षण देगी। जो प्रशिक्षण दे करके उनको क्या करेगी, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी, जिससे उनको रोजगार मुहैया हो सके, उनको आय का एक साधन बन सके। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और इसी के 2 घटक थे। ठीक है, किसके 2 घटक थे, दीनदयाल अंत्योदय योजना के 2 घटक थे, जिसमें से कि एक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है और दूसरा जिसके बारे में अभी भी पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। ठीक है, तो इसी कार्यक्रम के तहत ये जो किया गया है, जो भी महिला की अगुवाई में जो स्थानीय कारोबार चलाए जा रहे हैं, जो स्वयं सहायता समूह, इनको सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, यह साझेदारी देखा जाए तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदाय की क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के लक्ष्य के साथ जुड़ी है। ठीक है, हमने इसके बारे में बात किया कि ये योजना क्या थी, उसी के तहत इसको ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से पहले बड़े समझौते के तहत किस वर्ष तक वनों की कटाई रोकने का वादा किया गया है? 2035, 2050, 2040, 2030। करेक्ट आंसर इज डी, 2030 तक किया गया है। जो अभी आप कोप 26 चल रहा है, जलवायु शिखर सम्मेलन, उस दौरान जो सबसे बड़ा समझौता किया गया है, उसमें यह है कि 2030 तक वनों की कटाई पर रोक लगा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ वन के दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, अभी जो कॉन्फ्रेंस और पार्टी चल रहा है जलवायु परिवर्तन पे, वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहा है, आयोजित किया गया है। वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ कोप 26 में जो पहला समझौता किया गया है। ठीक है, इस पहले समझौते में जो वादा किया गया है वो क्या किया गया है, वो किया गया है 2030 तक वनों की कटाई को रोकना और वनों के दायरे को बढ़ाना। ठीक है, और इस समझौते में देखा जाए तो ब्राज़ील ने भी हस्ताक्षर किया है, जो कि ब्राज़ील में विश्व का सबसे बड़ा वन पाया जाता है, अमेज़न। चूँकि अमेज़न एक उष्णकटिबंधीय वन है और वहाँ पे बहुत तेज़ी से वनों की कटाई चल रही है, उसके बावजूद भी चूँकि ब्राज़ील इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वनों की कटाई को रोकना है और वहाँ के वनों के दायरे को फिर से बढ़ाना है, इसलिए अमेज़न जो ब्राज़ील ने भी इस पे हस्ताक्षर किया है, इस वादे पर, इस समझौते पे। ठीक है, और इस समझौते का लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो सार्वजनिक और निजी, ठीक है, दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और इसमें देखा जाए तो 19 अरब 20 करोड़ डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। ठीक है, तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही मिलकर के इस उद्देश्य को पूर्ति करेंगे और इसके तहत 19 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो है जो प्रतिबद्धता जो है व्यक्त की गई है, 19 अरब 20 करोड़ डॉलर की। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संस्था के द्वारा विसल ब्लोअर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, इरडा या फिक्की? तो करेक्ट आंसर इज सी, इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा विसल ब्लोअर पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जो कि किसके अंडर में आती है फ्रेंड? ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आती है और ये एक मिनी रत्न कंपनी मानी जाती है। और ये देखा जाए तो इसी के अंतर्गत आने वाली एक PSUs है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स यूनिट है। और इसने सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में एक विसल ब्लोअर पोर्टल की शुरुआत किया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह जो मनाया गया है वो किस डेट से लेकर के मनाया गया, इसके बारे में हमने पहले से चर्चा किया है। इससे आपका रिवीजन होगा। मुझे भी लगेगा कि जो आपको बताया जा रहा है वो कितना आप ध्यान रख रहे हो, कितना आप उसको होल्ड कर रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आप मुझे बताइए सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह जो है
वो कब से कब तक मनाया गया है। और इसी के भाग के रूप में जो है आपका इरडाई यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने विसल ब्लोअर पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देख लीजिए, इस पोर्टल के माध्यम से जो इरडाई के जो कर्मचारी हैं उनको धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सत्ता का जो दुरुपयोग आदि के मामले से संबंधित चिंताओं को उठा सकेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ के कर्मचारी हैं जो धोखाधड़ी, जो भ्रष्टाचार और जो सत्ता के दुरुपयोग जैसे जो मामले सामने आते हैं, तो उनके प्रति जो उनकी चिंताएं हैं उन सबको उठाया जा सकेगा किस पोर्टल के माध्यम से, विसल ब्लोअर पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, मनसुख मांडविया या फिर स्मृति ईरानी। करेक्ट आंसर इज डी, अमित शाह के द्वारा आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री फ्रेंड कौन है? अमित शाह। इनके मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय का भी हाल ही में गठन किया गया है। ठीक है, तो ये इन्होंने नई दिल्ली में आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत किया है। CAPF यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। इस योजना के तहत देखा जाए जो लाभ होगा वो क्या होगा, जो 35 लाख जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, कर्मी हैं और जो उनके परिवार हैं, उनके सदस्य, जो उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का वो लाभ उठा सकेंगे, इससे जुड़ सकेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत जो की गई है गृह मंत्री के द्वारा किया गया था। कैसे किया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवान को आयुष्मान कार्ड सौंप करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और वहीं देखा जाए तो धन्वंतरी पूजा, ठीक है, के अवसर पर धन्वंतरी पूजा फ्रेंड किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र के देवता के सम्मान में पूजा जो की जाती है, इसी के अवसर पर इन्होंने CAPF कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड वितरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। ये इस योजना को देखा जाए, ये योजना है किस किस संस्थाओं की पहल है? तो इस योजना को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक संयुक्त पहल है। कौन सी? ये। ठीक है, आपकी जो ये योजना आयुष्मान CAPF यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा पंचामृत रणनीति किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य, 2025 तक टीबी उन्मूलन लक्ष्य, कोरोना वैक्सीनेशन लक्ष्य या फिर मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य जो है वो है पंचामृत रणनीति, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है। ठीक है, कहाँ पे रखा गया है? जो वही COP26 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ग्लासगो में जो ग्लोबल क्लाइमेट मीट चल रहा है 26 के पहले दिन, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 1.3 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा है। फ्रेंड, पेरिस समझौते के दौरान इस समझौते को रखा गया था। पेरिस जो हुआ था, COP21 जो हुआ था 2015 में, उस दौरान इस लक्ष्य को रखा गया था और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने में दुनिया को मदद करने के लिए एक रणनीति रखी गई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन सी रणनीति? पंचामृत रणनीति। फ्रेंड, अगर पंचामृत की बात करें तो 5 अमृत, और ये 5 अमृत देख लीजिए कौन है। हमारे जो परंपरागत रूप से अगर 5 जो प्राकृतिक खाद्य पाए जाते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और गुड़ को मिलाने से यह विधि जो तैयार होती है। अगर पंचामृत तकनीक की बात करें तो ये जो पंचामृत का जो उपयोग किया जाता है वो आयुर्वेद में एक तकनीकी के रूप में भी किया जाता है। और अगर आप बात करें इसके बारे में तो एक ये अनुष्ठान भी है, पंचामृत अनुष्ठान, जो कि हिंदू और जैन पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है पंचामृत अनुष्ठान का। ठीक है, और इसके बारे में देखा जाए तो इस जो पंचामृत रणनीति में भारत ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ वादे किए हैं, कुछ प्रस्ताव रखे हैं। उन प्रस्तावों को देख लेना चाहिए कि जैसे कि 2030 तक भारत ने क्या कहा है कि वह 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ा करके क्या कर देगा? 500 गीगावाट। ठीक है, अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार पर कर लीजिए इस प्रश्न को। वहीं देखा जाए तो अक्षय ऊर्जा के साथ जो है अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 2030 तक 50% तक पूरा करेगा। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 2030 तक 50% तक पूरा करेगा। ठीक है, वहीं देखा जाए तो कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाएगा 2030 तक, भारत ने ये वादा किया है।
कार्बन तीव्रता में जो 45% तक कमी लाएगा 2030 तक। वहीं देखा जाए तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट ज़ीरो एमिशन हासिल करने का जो लक्ष्य रखा है 2030 तक, ये है हमारा पंचामृत रणनीति जो कि भारत के द्वारा प्रस्तावित की गई है। भारत ने वादा किया है कि वो इस तक, यानी कि ये जो लक्ष्य आपके सामने है उसको हासिल कर लेगा। और वहीं अगर हम भारत की बात करें फ्रेंड, जो भारत में दुनिया की कितनी % आबादी रहती है, अगर आपको पता होना चाहिए तो वो 17% जो है भारत में क्या रहती है, दुनिया की आबादी। और वहीं उसके बावजूद भी हम अगर उत्सर्जन की बात करें तो मात्र 5% का उत्सर्जन हम करते हैं, ठीक है। ये अगर जो देखा जाए गैसों के इस तरह के। और वहीं पे देखा जाए तो भारत जो है अक्षय ऊर्जा के मामले में देखा जाए विश्व में किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे, ठीक है, चौथे स्थान पर है विश्व में। तो उसके बावजूद भी हम इस तरह की रणनीति बना रहे हैं, हम इस तरह से अपना एक पहल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हमें गर्व होना चाहिए अपने लिए कि हम इस तरह की रणनीति और भारत मतलब दुनिया के सामने इस तरह का प्रस्ताव रख रहे हैं और हमें पता है कि हम इसको जरूर प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने चेहरा पहचानने की प्रणाली फेस रिकग्निशन सिस्टम को बंद करने का फैसला किया है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट। करेक्ट आंसर इज बी, फेसबुक के द्वारा फेस रिकग्निशन सिस्टम को बंद करने का फैसला लिया गया है। फ्रेंड वहाँ के माना जाता है कि जो सॉफ्टवेयर के चलते जो प्राइवेसी का इश्यूज़ आ रहा था, कि इसके वजह से फेसबुक के द्वारा ये जो फैसला लिया गया। और आपसे मैंने पहले भी पूछा था, मुझे आंसर करिएगा, फेसबुक का नया नाम क्या हो गया, मेटा, ठीक है। मेटा जो हो गया है वो फेसबुक का नया नाम है। तो मेटा के द्वारा इस फेसबुक फेस रिकग्निशन सिस्टम को बंद करने का फैसला लिया गया है। तो ये देखिए, जो सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने चेहरा पहचानने की प्रणाली फेस रिकग्निशन सिस्टम को बंद करने और 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों के फेस प्रिंट डिलीट करने का फैसला लिया है। और यह कदम देखा जाए तो तकनीकी को लेकर के चिंता जताई जा रही थी, उसी की वजह से इसको लिया गया है। हमने बताया क्योंकि सॉफ्टवेयर में जो प्राइवेसी, खासकर सबसे बड़ा मुद्दा है प्राइवेसी की वजह से ये फैसला लिया गया है। और क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो फ़ोटो और वीडियो के जरिए लोगों को जो आसानी से पहचान लेती थी, इससे उनकी प्राइवेसी का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आता था। इसके चलते हुए मेटा ने ऐसा फैसला लिया है। आइए और आज के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। आखिरी नहीं, अभी हमारा 9वां प्रश्न चल रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित वर्चुअली अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में किस राज्य को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कोलकाता, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद। करेक्ट आंसर इज सी, तेलंगाना से किया गया है कि ठीक, तेलंगाना को किया गया है किसके द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा आमंत्रित किया गया है। किसमें, वर्चुअली अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन जो हो रहा है उसमें, ठीक है। एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, ठीक है। रोम में अभी क्या हुआ है फ्रेंड, इटली के रोम में, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, इटली के रोम में कौन सा अभी सम्मेलन हुआ था। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए थे, ठीक है, शिरकत किए थे। चलिए आप मुझे बताइए। तो जो किया गया है, ये भी देखा जाए तो एफएओ द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है वर्चुअली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वो तेलंगाना को उसमें आमंत्रित किया गया है भाग लेने के लिए। और ये जो द्विदिवसीय सम्मेलन है वो 4 से लेकर के 5 नवंबर तक चल रहा है, जो अभी चल ही रहा है आज के दिन में भी रोम में चल रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, बीज उद्योग के विकास को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। बीज उद्योग के विकास पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए और आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में किस देश के द्वारा विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, चीन। करेक्ट आंसर इज ए, अफगानिस्तान के द्वारा विदेशी मुद्राओं के उपयोग पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। और आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान में जो लोकतंत्र की सरकार थी उसको हटा करके वहाँ पे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। और तालिबान जब से आए हैं तब से लगातार जो है वो नए नए फैसले ले रहे हैं, नए नए घोषणाएं कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत तालिबानियों ने क्या किया है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में विदेशी मुद्राओं के उपयोग पे क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा गया। और ये उस समय फैसला लिया गया है जब विदेशी जो अफगानी मुद्रा है उनका तेज़ी से क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। अगर वहाँ की बात करें फ्रेंड, वहाँ पे बैंकों में नकदी, वहाँ पे बैंक जो है ना, वहाँ के बैंक को काफ़ी नकदी की कमी से जूझ रहे हैं। और अगर आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए जो देश के सभी लोग हैं वो राष्ट्रीय हित के लिए अब केवल क्या करेंगे, अफगान मुद्राओं का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और
आपको पता ही है कि जैसा जब तालिबान आया और तालिबान जो है, तालिबान के शासन प्रशासन को जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अब तक क्या है वहाँ के तालिबानियों के प्रशासन के सरकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तालिबान को आए दिन ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहाँ की जो स्थिति है, काफ़ी आर्थिक स्थिति काफ़ी बुरी चल रही है। और वहीं पे देखा जाए तो उस समय अफ़गानिस्तान जो है वो देश में जो अफ़गानिस्तान में नकदी की कमी चल रही है, भूखमरी के कगार पे अफ़गानिस्तान जो है पहुंच गया है। और जो कि वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन मतलब कमज़ोर होना, पैसे का कमज़ोर होना फ्रेंड। जैसे जैसे पैसा जब कमज़ोर होता है तो बहुत ज़्यादा, जब आपका जो रुपया होता है, जो आपकी मुद्रा होती है, जो आपकी मुद्रा होती है बहुत ज़्यादा जब दूसरे देशों में जाने लगती है तो उससे आपकी क्या होती है कि आपकी मुद्रा कमज़ोर होने लगती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसने क्या कर दिया है कि विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के बारे में। ये देखिए अफ़गानिस्तान का मैप है। ठीक है, अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और अफ़गानिस्तान जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, इसकी कोई भी समुद्र से सीमा नहीं लगती है। अगर हम बात करें तो देखिए इसके पश्चिम में देखा जाए तो ईरान है, ऊपर देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, और ये देखिए फ्रेंड पीओके वाला क्षेत्र है। ठीक है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, और ये पाकिस्तान, तो ये सीमा है। और फ्रेंड यहाँ पे एक रेखा है जिसका नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, जो कि पहले जो थी लगभग 106 किलोमीटर की ये रेखा, सीमा रेखा है, जो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी। लेकिन चूंकि जब इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, पीओके के क्षेत्र में जाने की वजह से, अगर आधुनिक समय में देखें, वर्तमान समय में देखें, जो डूरंड रेखा है वो भारत और पाकिस्तान में चली जा रही है। पाकिस्तान क्या, पीओके कहेंगे। ठीक है, ठीक है। और बात करें वहाँ पे जो तालिबान की जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, वो अंतरिम सरकार की जो गठन है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं फ्रेंड? मुल्ला मोहम्मद, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। हसन अखुंद, ये वहाँ के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए ये थे हमारे 10 फैक्ट्स ऑफ MCQs। अब आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे सबसे पहला जो हमारा फैक्ट्स है कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, क्या नाम है उसका? असगर अफगान। ठीक है, देखा जाए पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़े जाने के बाद उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उस नई पार्टी का नाम क्या होगा? लोक कांग्रेस पार्टी। ठीक है, लोक कांग्रेस पार्टी होगी, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके द्वारा एक नई पार्टी का निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। याहू ने व्यावसायिक और विधिक चुनौतियों के चलते अपनी सेवा को समेट लिया है। किस देश से? तो ये चीन से याहू ने अपनी व्यावसायिक और विधिक चुनौतियों को चलते अपनी सेवाओं को क्या कर लिया है? समेट लिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम है? एलन डेविडसन। ठीक है, केरल साहित्य के द्वारा एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? पी वलसाला को। ठीक है, अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए जिस वैक्सीनेशन को मंजूरी दी उसका नाम है फाइजर टीका। ठीक है, फाइजर को दिया गया है 5 से 11 वर्ष के बच्चों को लगाने के लिए अमेरिका के द्वारा दिया गया है। प्रख्यात वायलिन वादक थे जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, क्या नाम है? प्रभाकर जोग। ठीक है, मिस्र में आयोजित किया गया था विश्व किक बॉक्सिंग, उसकी जो विश्व चैंपियन बने हैं उसको जीता है। किसने जीता है? 13 वर्ष की हैं ये तजामुल इस्लाम, जो कि कश्मीर की हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पुस्तक है जिसका नाम है जॉन लैंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान सिलेंडर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी। इसके लेखक कौन है? अमित रंजन है। संयुक्त अरब अमीरात ने जो यूएई में जो भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? संजय सुधीर को किया गया है। वहीं देखा जाए तो आर्मी एविएशन कोर का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 1 नवंबर 2021 को मनाया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया 2 नवंबर को मनाया गया है। और इस बार की थीम क्या थी? विषय क्या था? पोषण के लिए आयुर्वेद। ठीक है, ये हमारे फैक्ट्स ऑफ द डे थे। अब आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला स्पेशल है कि हाल ही में 100 साल पहले चोरी की गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से वापस भारत लाई गई है, जो कि किस राज्य से संबंधित? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में किस जिले से? वाराणसी जिले से। ठीक है, केंद्र द्वारा यूपी में जो कितने खेल
खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है 75, ठीक है। 75 वर्तमान में जिले भी हैं उत्तर प्रदेश में, और 75 क्या किए जा रहे हैं, खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। वहीं देखा जाए सूरदास की 2 तपोस्थली थी जिसका नाम क्या था, महमूदपुर, उसका नाम बदल दिया गया है, परासौली कर दिया गया है, ठीक है। तो परासौली जो है अब वर्तमान में सूरदास की तपोस्थली रहेगी। तपोस्थली मतलब थी, इसका नाम बदल दिया गया है महमूदपुर का। वहीं देखा जाए तो बीते दिनों में एक चर्चा में रहा था वन टांगिया समुदाय, ये देखा जाए उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले से संबंधित है। आखिरी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उप लोकायुक्त बनाए गए हैं, किसे बनाया गया है, सुरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से थे हमारे जो आज के करंट अफेयर्स, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप उन क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर मुझे आंसर करिएगा। और फ्रेंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो डेली हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में जा करके आप डिकोड एग्ज़ाम को, ठीक है, डिकोड एग्ज़ाम को ज्वाइन करिए। वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के PDF को अपलोड कर, आप वहाँ पे जाकर के अपलोड कर सकते हैं, सॉरी अपलोड रहता है, आप उसको वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन आपका अच्छे से हो सके। बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।